अरे लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से गैलीलियो ने बताया था, लेकिन न्यूटन ने, जब न्यूटन आए 40 साल बाद, तो उनका इतना ज़्यादा डोमिनेशन और दबदबा था, उन्होंने उसको भी अपना ही नाम दे दिया, बोला ये भी मेरा ही लॉ है। नियम था गैलीलियो का, देखो जो गैलीलियो ने दिया था वो क्या था, बोलो गैलीलियो लॉ ऑफ, उनका फर्स्ट लॉ नहीं था, सिर्फ एक ही लॉ था, लॉ ऑफ इनर्शिया। आपने वो डायग्राम देखा है जिसमें उन्होंने बॉल को ऐसे किया है, फिर इधर गई है, फिर इधर गई है। इनका कहना था कि अंडर बैलेंस फोर्स इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट, एंड इफ इट इज मूविंग then it will keep on moving till eternity in same direction with same। ये चीज जो हम लोग पहले भी कह चुके हैं कि अंडर बैलेंस फोर्स, थोड़ा बहुत उसमें चेंज किया, फिर न्यूटन ने अपना नाम दे दिया। तो अंडर बैलेंस फोर्स आपकी बुक में 3 चैप्टर हैं, एक मोशन चैप्टर है, और कौन सा बोलो, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन, और कौन सा है, ग्रेविटेशन, और कौन सा है सर वर्क एंड एनर्जी, साउंड भी है, वर्क एंड एनर्जी और साउंड, ये सब है, और ग्रेविटेशन भी है। यस सर। ये जितना आप पढ़ा सब न्यूटन नहीं बनाया सर ये वर्क एंड एनर्जी आप अभी का जो पढ़ोगे 9th और 11th में जो फिजिक्स पढ़ोगे सब न्यूटन की है। सुन लो, वो बता भी रही है और तुम लोग ध्यान से नहीं सुन रहे हो। क्या बताया तुमने 12th में? 12th में किस साइंटिस्ट का? मुस्कुरा तो मुस्कुराहट में ही जवाब। सारी बात तो तुमको यही करनी रहती है, और उसमें एक भी काम के नहीं बताया होगी कि कौन सी साइंटिस्ट है, कौन केपलर है, कौन केल्विन है, कुछ नहीं बताया होगा उसको भी डिस्टर्ब कर रही हो। दम हो गई है 3.5 नंबर का, जिससे बात करती है वही डाउन हो रहा है, जिससे तो और बात किसी न किसी तुमको करना है। 4 लोगों को इंगेज करके पढ़ाई करनी, अकेले हो ही नहीं पाती तुमसे पढ़ाई। केपलर का भी जो वो बता रहा है वो सारी जानकारी बता, वो भी नहीं सुन रही। केपलर ने क्या किया था बताओ, रुक जाओ, वो बताने तो उसको ज़्यादा जानती है, बोलो फिर। चलो तो या तो हमारा सुनो, या और जो यहाँ पर कितने ज्ञानवान लोग बैठे हैं इनके साथ मौका मिलेगा पढ़ने का। 9th में रह जाओ फिर क्या बोलो, चलो वो तो 10th में निकल जाए ना। अच्छा कोई बात नहीं, इसको रिपीट ही कर दो, ठीक है। मानसी से बात ही कर लो, कुछ तो करो। अच्छा तो इसको रिपीट तो करो, आदित्य रिपीट करो। If an object is at rest, it will remain at rest। अल्पाहारी, ताक चेष्टा, वको ध्यानम, श्वान निद्रा, विद्यार्थी पंच लक्षणम। जब ये सब करोगे तब ये 5 लक्षण हैं। अब खूब सोचो, इधर उधर बात कर लें, देख लें, उधर कर लें, बताएं कुछ ना, तो वो ये लक्षण थोड़ी है। ताक चेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा हो, क्या बताया जा रहा है, कहाँ क्या सुनाया जा रहा है, सबको ध्यान दो। अल्पाहारी, कम खाने वाला, वको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान, अगर श्वान, कुत्ते जैसी नींद, जैसे ही कुछ हो झटके से उठ जाओ, रे हमारा कोर्स छूट रहा है, ऐसा। हाँ, ग्रह त्यागी, ये नहीं कि अच्छा आरामदायक, तो ये सब चीज़ें होंगी तभी होगा। अब क्या सोचो, सबसे बात भी करोगे तुम, इतने ज्ञानवान हो क्या? कुछ ज्ञानवान नहीं, बता तो नहीं रहे हो। ये एट रेस्ट, हाँ, will remain at rest, and if it is moving, keep on moving in same direction with same speed till eternity। till eternity का मतलब है अनंत काल तक। इटर्नल का क्या मतलब होता है? शाश्वत। एफिमरल का क्या मतलब होता है? बताती कुछ नहीं हो, बोलो। हाँ, नश्वर। तो इटर्नल से इटर्निटी बना,
समझ आया? रिपीट करो। Under balanced force, if an object is at rest, then it will remain at rest, and if it is moving, then it will keep moving forever, for eternity. At a constant speed. Keep on moving in the same direction with same speed सही है, for repeat करो। eternity. In same direction, with same speed. Same direction. with रुक same जाओ। Under balanced force, if an object is at rest, it will remain at rest, and if it is moving, it will move in the same direction until पूरा पूरा बताओ, पूरे नहीं बताएंगे, आप बताओ। Under balanced force, if an object is at rest, it will be at rest. And if an object is moving, it will keep moving in same direction and same speed till it will समझ आ गई है? पूरी बात कही ना दो लोगों ने, ठीक है? तो अगर कोई वस्तु रुकी है तो वो रुकी रहेगी, वो चल रही है तो उसी वेग से उसी दिशा में अनंत काल तक चलती रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। Until unless some external force is applied on it, it will maintain its state of motion. If no external force is applied on an object, the object will maintain its state of motion or rest. ठीक है? अब इस दूसरे रूल को निष्ठा रिपीट करो। Only I want to see the power of listening. कई लोग अभी रिपीट कर देंगे। रिपीट करो मान्य, देखें जो भी मैंने बोला। एक दो लोगों ने सुना होगा, मैं ये देख रहा हूँ कितने लोग ग्रहण कर पाते हैं। रिपीट करो। until and unless external force is applied, it will keep on moving in same direction. नहीं, ये नहीं है। और बोलो, अब बोलो। Sir, until and unless an external unbalanced force is applied on an object, it will tend to maintain its state of motion. यही सही है। पूरा बताया। देखो लिसनिंग पावर, देखो बच्चों की यही ग्रहण सीखता है। ओनली लिसनिंग इज लर्निंग। और किसी को बता दो, आए क्या बोला सर, ऐसे भी बोल, ऐसे लगता है जैसे सुना ही नहीं। Sir, अगर same direction with same speed और rest बोले तो वही बात है। वही देखो, हम इसको दूसरी तरीके से कहा, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, देन Tendency वाला भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, कई तरीके से लिखाएंगे जिससे उस चीज़ों को आप परसीव कर सकते हैं। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, देन ऑब्जेक्ट मेंटेन्स इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। वैसे स्टेट ऑफ मोशन कहना भी सफिशिएंट है, लेकिन 9th में बच्चे समझ नहीं पाते, इसलिए और रेस्ट लगाए थे, क्योंकि स्टेट ऑफ मोशन के ही तो दोनों हैं, मूविंग और रेस्ट। देन ऑब्जेक्ट मेंटेन्स इट्स स्टेट ऑफ मोशन, और ब्रैकेट में लिख देना और रेस्ट। तो अगर कुछ ना लगा जाए, इसका बात समझ में आ गई? ठीक है। अब इसे फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन ने कैसे किया ना, सो सर आइजैक न्यूटन, इन्होंने देखो इस चीज को कैसे बताया है, बुक में लिखा हुआ होगा कि दैट इस इज, तरफ दे रखा है। यही लॉ ऑफ इनर्शिया है। सो इधर पे दे रखा सर है, एक्सपेरिमेंट के नीचे वो फोटो क्या हुआ है? First law, an object remains in the rest or uniform motion in a straight line. An object यहाँ दिया है, इसका दूसरा पहला देखो, है ना? An object remains in a state of rest. State of rest पे भी रह सकता है, और इन यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें है वो उसी में रहे। ठीक है। इन स्ट्रेट लाइन, वैसे आप लोगों को पता है कि यूनिफॉर्म मोशन तो स्ट्रेट लाइन में ही होती है, इसमें अलग से कहने की जरूरत है ना? इन स्ट्रेट लाइन अच्छा, unless compelled to change that state by applied force, जब तक कि उस पे unless compelled to change that state
by an applied force, by an applied force। इसका जैसे लिखा है वैसे ही बोल के दिखाओ। बोल लोग ये जानते, बताओ। ऐसा कुछ Sir, if an object it at rest, it will remain at rest or in uniform motion in a straight line. फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंस पे भी ध्यान दो। मान्य बताओ। If an object remains at rest, इज ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन ए स्टेट ऑफ, वही बोलो। फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंस बिगड़ जाएगी तो फिर मीनिंग नहीं निकलेगी। बोलो। if an object इफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन, इफ भी मत लगाओ, इफ लगाने से ही सेंटेंस बिगड़ रहा। एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। सिर्फ इतना बोलो। एन ऑब्जेक्ट इज नहीं, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। बोलो। इन ए स्ट्रेट लाइन सही कह रहे हो। अनलेस कंपेल्ड टू चेंज इट्स स्टेट बाय अप्लाइड एक्सटर्नल। सही है। अर्जिता बोल पाओगी? an object remains at rest, an object remains in a state of rest or in a uniform motion in a straight line unless it is compelled to change. चेंज। सृष्टि बताओ। तुमने बोला लेकिन तुम बोल थोड़ा देश के लिए पता नहीं। An object remains in a state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by an applied force. बाय एन अप्लाइड। ठीक है। अभिषेक बताइए। Object remains in a state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by applied force. राइट। इतनी बात सही है। ओके, अब आगे देखिए। नाउ इनर्शिया एंड मास, दो चीज देखो। नाउ द डिफरेंस बिटवीन इनर्शिया एंड मास। यूनिफॉर्म मोशन एक स्ट्रेट लाइन में ही होता है, लेकिन अब ऐसा लिखने की जरूरत नहीं। यूनिफॉर्म मोशन ही स्ट्रेट लाइन। कह दिया तो कह दिया, रूल है तो उसी तरह से याद करना। क्योंकि ये जब याद कर लिया तो अब ये एमएससी तक चलेगा। यही आपको बार बार बोलना, बार बार लिखना भी है। ये डेफिनेशन अब कई 5-6 साल आपके साथ रहेगी। सर, तो हमें गैलीलियो की डेफिनेशन करने की फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो गैलीलियो का नियम इन्होंने ले लिया। गैलीलियो तो तब तक जा चुके थे, तो उनका कोई जो शिष्य था वो इतना वो ही नहीं था, कोर्ट केस ही नहीं कर पाया, तो इन्हीं को सब प्राइज मिलते हैं। ये तो उनको भी जाना। चलिए, डिफरेंस बिटवीन इनर्शिया एंड मास। चलो, लेट अस सी that is what is the difference between them. So मास क्या चीज होता है? मास इट इज अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। तो इतनी बात समझ में आ गई। नाउ जबकि इनर्शिया क्या होता है? इट इज टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट to remain in the straight line.
tendency of an object to remain in its present state. In its present state, अपनी स्टेट में बने रहने की टेंडेंसी को क्या कहते हैं? Inertia. Now, it is proportional to, inertia is proportional to mass. If force is applied, then object resists any kind of change in its state of motion. वो उसका विरोध करेगा, तभी तो तुमको फोर्स लगाना पड़ेगा कि नहीं? So object has a tendency. Object has a tendency to resist. अगर वो अपनी स्टेट में रहना चाहता है तो इसका मतलब है कि वो विरोध करेगा. Tendency to resist any change in its state of motion. सर आपने जो पहले इनर्शिया की डेफिनेशन लिखा थी वो यूज़ कर सकते हैं? वही यूज कर सकते हैं. में भी दे रखी है। चलो, तो क्यों लिखा है? अब देखो ओके नाउ इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया? बोलो रबर बॉल में या स्टोन में ज्यादा इनर्शिया होगा? सो स्टोन भारी होगा. सो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस स्टोन. सेकंड देखो दैट इज बाइसाइकिल और ट्रेन. ट्रेन को रोकने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए, इसका मतलब वो ज्यादा फोर्स कर रहा है. 5 रुपी कॉइन एंड 1 रुपी कॉइन. 5 रुपी कॉइन. सेकंड क्वेश्चन देखो, अ फुटबॉल प्लेयर किक्स ए फुटबॉल टू अनदर प्लेयर इन द टीम. तो मान लीजिए फुटबॉल ग्राउंड है और इसमें एक फुटबॉल प्लेयर है, तो वो क्या कर रहा है कि किक करता है. ये नंबर 1 है, तो इसने किक कर दिया. इट किक्स द फुटबॉल टू अनदर प्लेयर हु किक्स द फुटबॉल टुवर्ड्स द गोल. और इस दूसरे प्लेयर ने क्या किया, इसने फुटबॉल को किक कर दिया गोल कीपर की ओर. तो यहाँ पर गोल कीपर है, तो अब गोल कीपर इसको पिकअप करेगा और उठा लेगा. फुटबॉल को इसने पिकअप कर लिया. फिर क्या किया, फिर उसने उसको हिट किया पैर से टुवर्ड्स ए प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम. तो ये फुटबॉल अब इसने हिट किया यहाँ तक जो उसकी अपनी टीम का प्लेयर है. इतना काम हुआ, यहाँ से यहाँ आई और इसने यहाँ फेंका, लेकिन गोलकीपर ने ले लिया. ये टीम है, तो ए टीम ने ए टीम को दिया, लेकिन उसने हिट करने की कोशिश की कि गोल हो जाए, बट बी टीम के खिलाड़ी ने क्या उसको उठा लिया और बी टीम के खिलाड़ी ने उसको बी टीम के ही प्लेयर को दे दिया. अब जो फुटबॉल है वो बी टीम के पाले में है. तो इसमें पूछा जा रहा है कि एजेंसी क्या है, किसने किसने फोर्स लगाया और कितनी बार इसमें डायरेक्शन चेंज हुआ, ऐसा ही पूछा गया. तो towards the player also identify number of times the velocity changes. तो जब ये हिट कर रहा है, ठीक है, so velocity change. फर्स्ट टाइम क्या है बोलो, फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट प्लेयर किक्स और इसकी एजेंसी क्या है, जिसने फोर्स लगाया उसकी एजेंसी क्या है, एजेंसी ऑफ फोर्स. जो किक कर रहा है वही है क्या, फर्स्ट प्लेयर. अच्छा, सेकंड टाइम वेलोसिटी कब चेंज हुई, सेकंड प्लेयर रीडायरेक्ट्स इट टू गोल. सेकंड प्लेयर ने इसे जब गोल की ओर फेंका, सो सेकंड. सर आप एक पूछोगे अभी है ये टेस्ट में, अभी कल अभी तो पूछोगे? कल पूछेंगे. रीडायरेक्ट्स इट टू गोल. अच्छा, इसमें एजेंसी कौन है बोलो, सेकंड प्लेयर जिसने फोर्स लगाया. जो फोर्स लगाता है, क्योंकि चैप्टर फोर्स का है, तो हम ये जानते हैं कि चीज़ों को
स्पीड दी भी जा सकती है, रुकी हुई चीज को चलाया जा सकता है, फोर्स का चैप्टर है। तो इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट कैन बी मूव, तो ये फोर्स लगाया, ये क्या कर रहा है, क्या डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इट चेंजेस द डायरेक्शन। तो क्या डायरेक्शन चेंज करने में भी वेलोसिटी चेंज होगी? उसने बड़ी स्किलफुली पूछा, उसने वेलोसिटी की बात की है, उसने स्पीड की बात ही नहीं की। स्पीड और क्योंकि डायरेक्शन। अब उसने कहा कि कहीं पर स्पीड चेंज हो रही, कहीं डायरेक्शन, कभी किसी ने पैर लगा दिया हल्का सा, तो उसने कुछ किया थोड़ी, बस रीडायरेक्ट कर दिया। तो ऐसे बस हाँ, एजेंसी का मतलब द पर्सन हु इज अप्लाइंग द फोर्स इज नोन एज एजेंसी। जो फोर्स लगाएगा, अगर आप किसी चीज़ को किक कर रही हो, फुटबॉल खेलती हो, आप भी एक प्लेयर हो, या स्विमिंग करती हो, तो फिर आप एक एजेंसी हो। जो फोर्स लगा रहा है वो क्या हो जाएगी, बोलो, एजेंसी। जो फोर्स लगाएगा उसको क्या कहेंगे, एजेंसी। तो यहाँ ये एजेंसी है जिसने रुकी चीज़ को चला दिया, ये एजेंसी है जिसने रीडायरेक्ट किया, क्या डायरेक्शन चेंज की, ये एजेंसी है, क्योंकि इसने चलती हुई चीज़ को रोक दिया, पकड़ लिया। तो देखो सारा सब कुछ आ गया उसी में, इसी क्वेश्चन में सब कुछ आ जा रहा है। फिर चलती चीज़ को रोक दिया। तो मशीन होगी तो कई बार ऐसा होता है, मशीन भी एजेंसी होती है, वो फोर्स लगाती है। कई बार जब तुम बैटिंग करती हो तो एक जगह से बॉल आती है मशीन से, तो वो एजेंसी होता है जो भी फोर्स लगाए। अब देखो थर्ड टाइम कब हुआ, गोल कीपर कीप्स इट इन हैंड, कैप्चर्स इट, ऐसा ही लिखा है क्या, कलेक्ट्स। गोल कीपर या गोलची कलेक्ट्स इट, तो दैट इज गोल कीपर, उसने रोक दिया। और चौथे टाइम क्या हो रहा है, बोलो, रोकना और फिर से फेंकना। लेकिन इसके बारे में नहीं कहा गया, वो उसकी तरफ जा रही है, इसने कलेक्ट किया है नहीं कहा गया, तो हम इसकी बात नहीं करेंगे। अब जा रही, पता नहीं कर भी पाएगा कि बीच में कोई और आ जाएगा। तो फोर्थ टाइम कब होगा, टाइम गोल कीपर किक्स, तो अगेन फिर गोल कीपर हो गया क्या, कैच करते समय उसने रोका और किक करते समय उसे मारा, तो दो बार वेलोसिटी चेंज हुई ना। अगर सीधा मार देता तो एक ही बार में जाती, लेकिन उसने उसको रोक दिया और फिर से मारा, तो इससे दो बार। चलो, एक्सप्लेन वाई सम लीव्स, ये तो तुम कह सकते हो कि वाई सम लीव्स, जो ड्राई लीव्स है, फॉल डाउन फ्रॉम ट्री, स्नेहा व्हेन वी विग्रसली शेक द ट्री, तो उसकी सूखी पत्तियां झड़ जाती हैं, ऐसा क्यों होता है, भाविन? So when we shake the tree, the branches of the tree also move, and the leaves attached to the branches have the tendency to stay at rest due to inertia of rest, so they detach from the branch And fall down under fall down gravity, due सही है? to gravity. चलो, number of times velocity changes with other four. 4 times, एक दो 4 times velocity। पीछे इसका आंसर दिया है, चेक करो 4 times है, No sir, in text question का नहीं है। राइट? चलो देखते हैं, सर इसमें 3 times नहीं होगा क्योंकि जो fourth अभी हम देख लेते हैं, फिर ऐसी बात होगी। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन सोल्यूशन चेक कर लेते हैं, जैसा होगा अगर उसे ठीक हो, हाथ से लेके पैर से मारा ना, एक्चुअली ये कैच हैंड से किया, तो फिर अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन तो आपको बता दिया था ना, Yes sir. वाई डू वी फॉल, तो इसमें भी देखने में क्या कह रहा है, तो नाउ ये देखो, यही 4 तरीके की एजेंसी दी हैं, तो यही हम लोग को करना है।
गोल कीपर स्विच तो 4 बार हुआ चेंज, ओके। और इसकी एजेंसी आगे भी देना जैसे हमने बताया, तो चेंज इन वेलोसिटी 0 to u, फिर वेलोसिटी चेंजेस अगेन, फिर क्या होगा, फिर वेलोसिटी बिकम्स 0, और फिर क्या होगा, पहले ने किक करी तो 0 से फुल हो गई, फिर दूसरे से वेलोसिटी इसलिए चेंज हुई क्योंकि उसने डायरेक्शन बदल दिया, किक उसने भी डायरेक्ट किया ना, और तीसरे टाइम रोक दी गई, और चौथे टाइम फिर किक की गई। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया, सिर्फ एजेंसी पूछी गई है, तो हमने एजेंसी दिखाया। सर क्योंकि नीचे के हिसाब से अच्छा, अभी पूरा हो रहा है? तो वेलोसिटी का की ऊपर अच्छा, वो होगा फिर एजेंसी, तो चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही लिख देना जैसा मैं लिख रहा हूँ, यही है, एजेंसी हो गई। अब आगे का देखिए सर 4 टाइम कैसे बदली, क्या, सर 4 टाइम कैसे बदली, 4 टाइम्स इसलिए कि हाउ वेलोसिटी चेंज, इसमें लिखो तो पहले टाइम में जब फर्स्ट प्लेयर किक्स तो वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड टू u मीटर पर सेकेंड, और सेकेंड टाइम में क्या हुआ कि उसकी डायरेक्शन चेंजेस, फिर इसके बाद u मीटर पर सेकेंड। अब u मीटर पर सेकेंड इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि डायरेक्शन बदल गई तो u नहीं रहा, क्योंकि उसमें किसी भी वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होती है। सो इट कम्स टू रेस्ट ना, कम्स टू रेस्ट, और किक्ड अगेन, फिर 0 to some मीटर, तो रेस्ट टू मूव, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, रेस्ट टू मूव, यू हटा ही दो, ओके। लेकिन वो जो बॉल थी उसके पास स्पीड से आई थी तो फिर तो वो रेस्ट है तो ऐसे ही है। इसने मान लो जैसे इसके पास वैसे फैक्ट्री 4 चीजें हुई हैं, पहले 0 थी और फिर क्या हुई बोलो, 0 से बढ़ी, बढ़ने के बाद उसके बाद उसकी कुछ डायरेक्शन चेंज हुई, फिर उसके बाद फिर 0 आ गई और फिर मूव की गई, चलो ओके। नेक्स्ट इज देखिए, इनर्शिया एंड मास के बारे में पता चल गया। नेक्स्ट इज एक बड़ी चीज जिसके लिए ये चैप्टर बना है, मोमेंटम। अमाउंट ऑफ मोशन contained in an object is called its momentum. Amount of motion. It is product of mass and velocity. P is equals to momentum किसके इक्वल होगा, momentum it is equals to mass into velocity, इसको P कहते हैं और मास को m कहते हैं, इसको V। तो फार्मूला क्या हो गया, P is equals to mv। तो मोमेंटम क्या है कि किसी चीज में कितना मोशन है, वही उसका मोमेंटम है। मोशन contained in a body is known as its momentum। सर इसकी ऐसा ही है, अभी बताऊंगे ना। अब देखो हमारे पास जैसे कि ये बॉल चल रही है, ये 40 मीटर पर सेकंड से चल रही और ये ट्रक है, तो जो ट्रक चल रही है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला मोमेंटम बाय मास भी तो कह सकते हैं। हाँ, और ये ट्रक में भी समान लोड है, तो इसमें ये 1000 किलो की है और ये 100 ग्राम यानी 0.1 kg की है, सही है। ये 40 की चल रही है, ये 1000 किलो की है, और एक ये मिसाइल है जो रशिया ने यूक्रेन पे छोड़ दी है, देख लो, ये 1000 किलो की है और ये 200 मीटर पर सेकंड से चल रही है। बोलो इसमें मोमेंटम ज्यादा है किसमें, किसमें ज्यादा मोमेंटम है। मोमेंटम का मतलब कोई भारी चीज चलती चली जाए, जैसे ट्रेन है और ट्रेन चलती चली जाए, उसका ब्रेक फेल हो जाए
तो वो क्या होगा, स्टेशन में प्लेटफॉर्म तोड़ते हुए, सब कुछ तोड़ते हुए आगे निकलती चली जाएगी। अब बॉल है, बॉल अगर रुक जाए तो वो ज़रा ज़्यादा टकराएगी दीवार से, ज़्यादा नहीं कर, जिसमें जितना अमाउंट ऑफ मोशन है उतना डिवास्टेशन करेगी ना। कोई भारी भरकम सांड या बुल आ रहा है तो उसमें मोमेंटम ज़्यादा है तो 2-4 लोगों को गिरा भी देगा, तब रुकेगा। भारी चीज़ जब होती है ना तो वो ऐसे नहीं रुकती है, वो चलते समय अगर आप कहीं ट्रक या टकरा जाए ना किसी घर से तो हो सकता है वो बहुत सारा दीवार गिरा दे। अब बॉल टकराए तो कुछ नहीं करेगी। तो बोलो इसमें अमाउंट ऑफ मोशन ज़्यादा है कि इसमें? इसमें। और इन दोनों में देखा जाए मास दोनों में ही ज़्यादा है, लेकिन मिसाइल भी ज़्यादा है क्योंकि इसमें वेलोसिटी भी ज़्यादा है। सर आपने उसकी वेलोसिटी नहीं बताई। सभी है, ये भी 40 मीटर पर सेकंड चल रही। तो बोलो दोनों में एक ही स्पीड है, लेकिन मोशन किस में ज़्यादा है? अगर इस ट्रक के टुकड़े करके छोटी छोटी गोल गोल बॉल बना दे तो कितनी बॉल बन जाए, तो समझो उतनी बॉल एक साथ चल रही है, तो मोशन इसमें ज़्यादा नहीं हुआ। मास समझो इतने किलो का है, छोटे छोटे ट्रक को ही तोड़ तोड़ के पिघला के बॉल बना लो, सोचो सब 40 से चल रही, तो कितनी बॉल नहीं चल रही। अब जरा देखिए इसका मोमेंटम बताओ। तो P = mv, तो बॉल का जरा बताइए तो 0.1 इंटू 40, तो 0.1 को क्या कहोगे? kg, और v कितना है बोलो? 40 मीटर पर सेकंड, तो कितना हो गया? 4 kg मीटर पर सेकंड। नाउ निखिल ट्रक का मोमेंटम बताओ। मोमेंटम, ये तो मोमेंटम ऑफ बॉल का है। हाँ निखिल बताइए। ठीक है, ये जब भी हम उससे पानी पीने निकल जाता है तो दैट इज 40, बोलो जिसका 40,000 kg दैट इज इक्वल्स टू mv। तो 1000 kg और इंटू 40 मीटर पर सेकंड, तो कितना हो जाएगा बोलो? तो ये तुम बता सकते हो जस्टिन कि निष्ठा ने ये क्यों बोला कि 40,000 kg मीटर पर सेकंड टूवर्ड्स रहा है, ये इतना प्रिसाइज कैसे हो गई? सर क्योंकि वो एक तो वेक्टर क्वांटिटी तो ये तो पूरी बात है। इट्स यूनिट इज kg, क्योंकि वेलोसिटी से मल्टीप्लाई है, तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही किसकी होगी? मोमेंटम की भी होगी। इसमें भी बोलना चाहिए तब जिसने भी बताया, दैट इज मोमेंटम ऑफ बॉल, इट इज टुवर्ड्स राइट, इधर पर है टुवर्ड्स राइट, और ये भी क्या होगा? टुवर्ड्स राइट। हर्षिता ये मुझे बताओ इसका मिसाइल का कितना होगा? कितना? 2 लाख हो जाएगा, सही है। दैट इज P = mv, तो 1000 kg और 200 मीटर, तो 5 जीरो लग जाएंगे, मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स। अब एक बहुत कठिन सवाल मानसी से पूछा जा रहा है, मोमेंटम की यूनिट बताओ। अच्छा बताया तुमने, तो आप भी बताओ। हर चीज चल सो मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर किसी चीज में मास भी ज्यादा हो सृष्टि और वेलोसिटी भी ज्यादा हो तो क्या उसका मोमेंटम ज्यादा होगा या कम? ज्यादा होगा। तो अब देखो मोमेंटम को संवेग कहते हैं। मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी, इट्स यूनिट इज वेलोसिटी को सही। हाँ, इट्स यूनिट इज kg मीटर पर सेकंड। मोमेंटम को डिफाइन करो। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड इन ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स, जितना उसमें मोशन है, अमाउंट ऑफ मोशन, ठीक है। वो मास की वजह से भी हो सकता है, मास और वेलोसिटी दोनों की तो ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। जैसे अर्थ में बहुत सारा मोमेंटम है,
क्योंकि उसमें मास भी ज़्यादा है और वेलोसिटी भी ज़्यादा है। चलो, स्नेहा मोमेंटम यूनिट बताइए। केजी मीटर पर सेकंड, 1 केजी मीटर पर सेकंड को डिफाइन करो। 1 kg meter per second. Sir, 1 kg is equal to 1000. देखो बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया, आना ने सिर्फ बताया और कोई नहीं बता पाया। बोल रही है कि 1 केजी की बॉल अगर 1 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 1 मीटर चले, बस चल रही है इतना, 1 केजी की बॉल इतना चल रही हो तो उसका मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी है, तो 1 केजी इंटू 1 मीटर पर सेकंड, दैट इज 1 केजी मीटर पर सेकंड। बहुत बड़ी बात बोली, नहीं तो 9th के बच्चे कहाँ बता पाते हैं। दैट इज इफ ऑब्जेक्ट ऑफ 1 केजी moves with a velocity of 1 meter per second, then its momentum will be 1 kg meter per second. आना फिर से रिपीट करो सबके। Sir, if an object moves in 1 kg, sir, if an object has a mass of 1 kg, then its velocity is 1 meter per second. Then its momentum. तुम कितनी बार देर लगाओगे बच्चे, भूल जाएंगे सब। बोलो। So if an object has a mass of 1 kg with a velocity of 1 meter per second, then its momentum is 1 kg meter per second. If an object of 1 kg moves with a velocity of 1 meter per second, then its momentum will be, यदि 1 किलो की कोई चीज 1 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से चल रही हो तो उसका संवेग एकांक होगा। सर, अगर 5 kg पर मीटर सेकंड होगा तो हम लोग किसी को भी वेलोसिटी और किसी को भी kg ले सकते हैं। जो जितना होगा मल्टीप्लाई करने से आएगा। देखो बहुत बड़ी बात पूछी, इनका प्रश्न ये है कि 1 केजी की चीज है और हर सेकंड में 5 मीटर चल रही है, और एक है 5 केजी की चीज और हर सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड चल रही हो, अलग, किसका मोमेंटम ज्यादा होगा? दोनों का सेम होगा। सही है, बस एक का inertia है, दोनों एक ही बात है। यानी तुमको 1 किलो का बांट है जिसे फल तौलते हैं, 1 किलो का बांट तेजी से मारा जाए और एक है 5 किलो का बांट धीरे से मारा जाए, क्या दोनों में बराबर चोट लगी? तो हाँ, क्योंकि दोनों में अमाउंट ऑफ मोशन उतना ही है। बुलेट छोटी सी है लेकिन तेजी से मार दे, और एक है ट्रक बड़ी सी है लेकिन धीरे से मार दे, दोनों में बराबर ही चोट लग जाए, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर पता चले। बात समझ आ रही कि नहीं? यही इनका क्वेश्चन। Sir, momentum. संवेग। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 केजी, शानी बताओ जरा, ये फिर हम भूल गए, क्या लिखे? 1 मीटर पर सेकंड केजी, बताओ जरा। If an object of 1 kg, चलो कोई बात नहीं, निखिल बता देंगे। sir, if an object of 1 kg moves with a velocity of 1 meter per second, Then its momentum will be, 1 kg per second. सही, ऑब्जेक्ट ऑफ 1 केजी moves with 4 kg a velocity of 1 meter per second, तो क्या होगा? Then its momentum will be, इसका मोमेंटम क्या होगा? will be 1 kg मीटर पर सेकेंड। सही है? अब ध्यान दीजिए कि मानसी, एक और प्रश्न आ गया कि ये मुझे पूछना है तुमसे, ये वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है कि मोमेंटम? अब देखो, सर इसका डेरिवेशन भी होगा। चेक करें। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट जा रहा था, ये 5 मीटर पर सेकंड जा रहा था, सही है, और इसमें आपने फोर्स लगा दिया, कुछ फोर्स लगाया तो F1 फोर्स लगा दिया। अच्छा, और आपने देखा, समझिए 2 मीटर पर सेकंड जाता है, और आपने देखा कि
4 सेकंड के अंदर इसका स्पीड बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, F1 फोर्स लगाया, ऐसा अदिति ने लगाया। अब लक्षिता की बारी आई, तो लक्षिता ने भी इस पर 2 मीटर पर सेकंड था, और फिर इन्होंने इस पर फोर्स लगा दिया, तो ये देखा गया कि 2 सेकंड के अंदर इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड हो गई। तो अब लोग पूछ रहे हैं कि किसने ज़्यादा फोर्स लगाया, तो क्या दोनों ने? इसका मुझे ये बताओ, ये 2 kg की चीज़ थी, कितने kg की चीज़ थी बताओ? 2। अच्छा, ये भी 2 kg की चीज़ है। तो हमें ये देखना होगा कि जो ये पहला वाला फोर्स है जो अदिति ने लगाया, और दूसरा किसने लगाया? लक्षिता ने। तो अदिति के केस में अब हम ये देखेंगे कि चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ। चेंज इन मोमेंटम का मतलब होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। जैसे तुम्हारे पास 5 रुपए है और ईद है, और तुम कह दो पापा हम जा रहे हैं, हमको ईद मिलन में जाना है, लोग से हमको पैसे दो, ईद ही दो, वो और 5 रुपए दे देते हैं, तब तुम्हारे पास 10 रुपए हो गए। तो कितना चेंज इन मनी आया? फाइनल अमाउंट माइनस इनिशियल, 10 माइनस 5 कर दो। समझ आई बात कि नहीं? हमेशा बाद में से पहला घटाना जब चेंज की बात हो। तुम पहले 10 साल की थी, अब 14 साल की हो गई, तो चेंज कितने का हुआ? या 13 की हो गई, तो दैट इज 14 माइनस 10, या 10 माइनस 14 ही कहते हैं। तो बताओ अब अदिति के केस में आओ। देखिए अदिति केस, चेंज इन मोमेंटम कितना होगा बताइए? ये अच्छा बता रही हैं। इन्होंने बोला फाइनल मोमेंटम और माइनस इनिशियल मोमेंटम। अच्छा, निष्का फाइनल मोमेंटम को PF कहती हैं, और ये हमेशा P को स्मॉल लिखती हैं, क्योंकि बुक में स्मॉल लिखा है, बोलते हैं सर जो नोटेशन है उसी पे ही रहेंगे। सही है, स्मॉल लिखा जाएगा। P कैसा लिखा जाएगा? स्मॉल। ठीक है, अब जरा देखो E। ओके, फाइनल मोमेंटम का फार्मूला देखो जस्टिन। क्या मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है? मास तो नहीं बदला ना, मास तो एम ही रहा। ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है और ये इसकी क्या है? फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी को आप कुछ क्या कह सकते हैं? u और v कह सकते हो। इसे u लिख लो, इसे क्या लिख लो? तो एम वी माइनस एम, बोलो सही है। फाइनल क्या होती? v होती ना। सर चेंज इन मोमेंटम जैसे mv माइनस mu करो तो इम्पल्स ही कैसे सर? चेंज इन मोमेंटम को इम्पल्स कहते हैं, लेकिन अभी इन बच्चों को समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा ये कर लें और सेकंड लॉ बना ले, फिर हम तुरंत इम्पल्स डिराइव कर देंगे। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये लोग ये भी भूल जाएंगे। फिर हम कॉमन ले लेंगे। ये लोग बहुत कम जानते हैं, थोड़ा बताना पड़ेगा, फिर ये तुम्हारे बराबर है। तुमने सही कहा जो। अभी हम इम्पल्स बना रहे हैं, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो कितना हो गया? ये हो गया। अब देखो, अगर चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को तुम क्या कहते हो? बताओ। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम टाइम से डिवाइड कर देना। रेट ऑफ यानी हर सेकंड में कितना चेंज हुआ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कभी भी रेट चाहिए तो 1 सेकंड में कितना चेंज हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इट इज इक्वल्स टू जो भी चेंज इन मोमेंटम हुआ, अब उसको किससे डिवाइड कर दो? और डिवाइडेड बाय टाइम, यानी 1 सेकंड में कितना चेंज हुआ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को ही फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को क्या लिख दो? बोलो फोर्स। बोलो, समझ आ गई बात? और यहाँ क्या लिखो? चेंज इन मोमेंटम को मैंने क्या लिखा? बोलो, चेंज इन मोमेंटम को डेल्टा P कहते हैं। T लिख सकते हो जितने टाइम में हुए, डेल्टा T कितने जैसा लिखा, और T लिखा है। देखिए, डेल्टा का मतलब चेंज। डेल्टा एक वर्ड है, जब किसी चीज को चेंज हो तो उसको क्या कहते हैं? ये ग्रीक वर्ड है, इसका कुछ मतलब नहीं, चेंज है।
तो डेल्टा पी को भी हमने क्या कहा बताओ, पी एफ माइनस वाई टी, बोलो सही है। पी एफ को क्या कहोगे सृष्टि, स्मार्टली बताया करो मानसी, बोलो पी एफ क्या है, जस्मिता ये ठीक है। इन्होंने कहा मास इनटू वेलोसिटी, को हर चीज क्लियर है क्योंकि शुरू में बता दिया था मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी है, तो फाइनल मोमेंटम मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी और अपॉन टाइम। अगर मास कॉमन ले लिया जाए तो अंदर क्या हुआ, v माइनस यू बाई टी क्या होता है, ये पता है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाती है, एक्सेलरेशन। तो दैट इज फोर्स क्या हो जाएगा, मास इनटू, दिस इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। दैट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन, समझो। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, दिस इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इट इज कॉल्ड फोर्स। सर बुक में तो के में लिखा है। वो सब करा देंगे, असली चीज जानो, बाकी तो हम दिखाई देंगे, प्रिसीजन हम दे देंगे, समझ में आ गई बात। अब हमें ज्यादा नहीं चाहिए बुक में क्या लिखा, तुम ये बताओ हमको सीधी बात, अदिति ने कितना फोर्स लगाया लक्षिता ने, सर आदित्य ने कितने न्यूटन, 4 न्यूटन। अच्छा अब इनकी जाबात, और लक्षिता ने कितना लगाया था, 8 न्यूटन। चेक कर लें क्या बताना। इन्होंने कहा सर फोर्स चाहिए तो ये चीज करो, चेंज क्या बताया इन्होंने, बोलो दैट इज पी फाइनल माइनस अपॉन टाइम, यानी पर सेकंड में जितना चेंज हुआ। पी फाइनल के लिए इन्होंने क्या किया, मास ले लिया होगा और v माइनस यू और अपॉन टी, तो दैट इज फोर्स अप्लाइड बाय अदिति, दैट इज मास कितना था ऑब्जेक्ट का 2 kg। बोलो फाइनल उसकी स्पीड कितनी है, और माइनस 2 और डिवाइडेड बाई 4, इससे कट करो 2 आया, दैट इज 8/2, तो 4 न्यूटन। अच्छा देखो दो चीज है, ये इन्होंने क्या बोला, बोलो ये मास है क्या, मास केजी में होता है और वेलोसिटी कितनी होती है, चाहे सब्ट्रैक्ट करो तब भी तो मीटर पर सेकंड में आएगी, और नीचे क्या था सेकंड, टाइम किस में होता है, तो ये चाहते तो इसे केजी मीटर और सेकंड पे -2 भी बोल सकते थे, लेकिन इन्होंने न्यूटन बोला, इसका मतलब इन्होंने एक वैज्ञानिक का सम्मान किया। ये बहुत बड़ी बात होती है आज के ज़माने में, वैज्ञानिक का सम्मान करते। नहीं तो कितना आसान था, नहीं मालूम था, न्यूटन कहते थे सर 4 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मुझे सही यूनिट नहीं मालूम, ऐसे बोल सकते थे ना ये, लेकिन इन्होंने न्यूटन क्यों कहा, बिकॉज एक अंदर से सम्मान था इनके लिए, वो निकला। अब अगर ये 8 आ जाएगा तो इनको एक पेन मिल जाएगा, दूसरा चेक करें क्या पता ना निकले। एफ लक्षिता का पता करो, मास कितना है 2, दैट इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2 और अपॉन कितने सेकंड में, 2 से 2 कटा, 8 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 8 न्यूटन, सही है। एक बार और मान से पूछें, फोर्स की 2 यूनिट बताओ, आप बताओ। सर हाँ क्या अब देखो, तो ये भी न्यूटन ने दिया था। कितनी बात समझ आ गई। हाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कि दोनों ने ही उसकी स्पीड बढ़ा दी, लेकिन हर सेकंड में जो जितना चेंज कर ले मोमेंटम, उस चीज को फोर्स कहते हैं। अरे इधर ध्यान दो, जब क्लास चल रही है तो मेंटेन द ग्रेविटी। साइंटिस्ट का सम्मान करते हो, टीचर नहीं करते हो। अब जरा देखो, रे 1 सेकंड में तुमने मोमेंटम कितना चेंज किया, वो फोर्स है। जो ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो क्या हर सेकंड में वो ज़्यादा चेंज कर देगा। देखो गन है, वो कितना रिवॉल्वर कितना तेजी से बुलेट को निकाल देती, बहुत ज़्यादा चेंज कर देती होगी। तो पर सेकंड जिसने क्या, पूरे दिन में 9 दिन चले 2.5 कोस धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे लगा रहा है, तो ऐसे में क्या अच्छा फोर्स माना जाएगा। और जिसने धक्का दे के कर दिया, तो इसका मतलब है कि चेंज कितना हुआ। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ मोमेंटम बताओ जरा हमको, मल्टीप्लाई करो, पी आई कितना है बताओ, 4 kg मीटर पर सेकंड। यहाँ बताओ पी आई 20 kg
मीटर पर सेकंड। बोलो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? 16 मीटर पर सेकंड केजी मीटर। दैट इज पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो 20 माइनस 4 16 केजी मीटर पर सेकंड। ये कितने समय में हुआ? 4 सेकंड में। तो 1 सेकंड में जितना चेंज है वही फोर्स है। रेट ऑफ चेंज का क्या मतलब? 4 सेकंड में इतना उसने किया तो 1 सेकंड में कितना किया होगा? तो निकालो चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड। क्या निकालोगी बोलो? चेंज इन मोमेंटम जो पर सेकंड होता है ना लक्षिता, वही तो रेट होता है। तुम्हें ये बात मालूम है? वेलोसिटी में 1 सेकंड में जितना चेंज, क्या तो उसी को एक्सीलरेशन नहीं कहते हो? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वही तो। ऐसे ही चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड को क्या कहोगी? 16/4 तो कितना आ गया? सही है? इसमें निकालो, मल्टीप्लाई करो तो 4 केजी मीटर पर सेकंड। यहाँ करो 20 केजी मीटर पर सेकंड। अब देखो तो दूसरे केस में देखें, लक्षिता के केस में कि यहाँ बताइए चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? इट इज 20 माइनस 4 तो 16 हुआ मीटर पर सेकंड। तो बताइए रेट ऑफ चेंज क्या हुआ? मोमेंटम ऑफ मोमेंटम। रेट का मतलब समझ लीजिए तुम लक्षिता, रेट का मतलब हर सेकंड में कितना चेंज हुआ। ये कितनी सेकंड में तुमने चेंज किया? तो 16/2 करो डेल्टा पी बाई टी। ये वास्तव में मैं क्या कर रहा हूँ? चेंज इन मोमेंटम को डेल्टा पी कहती हो और टी से डिवाइड कर दो। तो 16 का तुमने चेंज किया और 2 सेकंड में किया, तो यही तो 1 न्यूटन हुआ। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इट इज नोन एज फोर्स। ठीक है, देखो अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बात समझ आ गई? चलो अब देखिए कि यहां से शुरू करोगे। देखो ये हमने हटा दिया है तो इसका एक डिडक्शन देखो। सेकंड लॉ ऑफ मोशन पहले समझो। देखो सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सर जब ये ना सॉल्व करेंगे तो जो आपने सेकंड लॉ ऑफ मोशन मेंशन किया उसको वापस करके दिखाना पड़ेगा। आपको ऐसे ही करना है बस। दैट इज चेंज इन मोमेंटम और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और यहाँ लिख देना फोर्स। इसी तरह दोनों केस में। ठीक है, स्पीड बढ़ने से मास भी तो बढ़ता है। स्पीड किसी चीज बॉल है, अगर उसकी स्पीड बढ़ गई तो क्या वो 2 किलो 3 किलो लेकिन मास तो बढ़ता है। बढ़ जाएगी। हमने नहीं देखा फोर्स बढ़ेगा ना सर, एक्सर्ट करेगा। भाई जैसे स्पीड बढ़ा दी बॉल की, बुलेट की स्पीड बढ़ गई है किसी तरीके से। लेकिन कल तो आपने बोला था लाइट का सर मास इनर्शियल स्ट्रेंथ का करोगे तो अब तुम्हें ये फार्मूला मालूम है? दैट इज किसी चीज का मास इज इक्वल्स टू रेस्ट मास अपॉन 1 माइनस v² का रूट। दैट इज, ये इनको पता होगा। बोलो फिर तुम क्वेश्चन ऐसे पूछते हो 12th की चीजें जानते नहीं हो। लेकिन मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ। बताओ तुम क्या ये सोचते हो क्या एक इलेक्ट्रॉन धरती से ज्यादा भारी हो जाएगा? लोग कह रहे नहीं होगा, कुछ नहीं जानते। एक इलेक्ट्रॉन सूर्य से ज्यादा भारी हो सकता है, ये कह रहे हैं धरती से ज्यादा नहीं भारी हो सकता, इतना भी नहीं जानते। एक इलेक्ट्रॉन का छोटे से छोटा कण ये पूरे ब्रह्मांड से ज्यादा भारी हो सकता है। इसीलिए तो आइंस्टीन की फोटो यहाँ लगी और ये मना कर रहे हैं आइंस्टीन को डिफाई करना। ये किसने बताया कि एन इलेक्ट्रॉन कैन बी हैवियर देन यूनिवर्स? ये किसने बताया? आइंस्टीन। ये उन्हीं का ऐसा कर रहे हैं। बताओ अब हम इनको क्या जवाब दें? इलेक्ट्रॉन को इतना कंप्रेस कर देंगे कि मतलब उसका कंप्रेस नहीं, वो इनर्शिया मास, compress से तो इनर्शियल gravity मास और बढ़ेगी। नॉन इनर्शियल मास, वो उस फ्रेम की बात कर रहे हैं। सर कंप्रेस से लेकिन तो हम ऐसे ग्रेविटी बता बढ़ेगी। दें, हम 12th के बच्चों को जल्दी से नहीं बताते हैं जब तक वो पूरा जानते ना हो। अब हम इनको बता दें चीज़ें इन्हें मालूम नहीं है। अब साइंस धीरे धीरे चली जाती है। आप अगर छोटी चीज़ एक स्टेप है उस स्टेप पे ही चढ़ के चला जा सकता। नहीं तो हमें बताने में कोई दिक्कत नहीं, हम तो BSc तक के बच्चों को DU को पढ़ाते हैं, लेकिन हम वो चीज़ आनी चाहिए ना। अब वो बेस तैयार करेंगे हमारी क्लास छूट जाएगी। अब ध्यान दो, ठीक है? मास बढ़ेगा
लेकिन उनकी क्या शर्त है, वो फार्मूला क्या है, उसका डिडक्शन क्या है, वो सब हम तुम्हें सिखाएं, तब तो हम तुम्हारे सवाल का जवाब दें। उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा वो सही है, 9th के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है, लेकिन जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी मास बढ़ता है। अभी हम बोलेंगे, अभी तुम लोग को मास ही नहीं समझ में आ रहा, और ये सब चीज़ डालने को कुछ ना समझ में आए। सरल को सरल रहने दो, जो चीज़ सरल है कठिन क्यों बनाओ। सरल ही सीखने में कितनी दिक्कत हो रही है, कठिन कहाँ से सीखेंगे। नहीं, इतना समझ में आया तुमको, ये फोर्स वाला मोमेंटम समझ आ गया, बस ऐसे ही रहने दो, जो चल रहा मजे मजे में करो। नहीं ना, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, गति का द्वितीय नियम। न्यूटन ने क्या बताया, देखो बुक में एक लिखा भी है, न्यूटन ने बताया सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या लिखा है बताइए, कहीं पर स्टेटमेंट दी है इसकी क्या? सर समरी में दिया है, कहाँ से लिखी है? the rate of change of momentum of an object is कहाँ proportional दिया to बताओ, the ये तो अपने लोग से करेंगे। What you'll have Page learned number in page number 96. ये 96. देखो 8.4.1 के ठीक ऊपर दिया है, यहाँ पढ़ो 8.4.1 के ऊपर पढ़ो, वही चीज़ है जो अभी हमने सिर्फ बताई। देखो वही लिखने भी जा रही है, जो यहाँ कराई है ना यही लिखने जा रही है, यही है सेकंड। तो क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की, द रेट ऑफ चेंज, बात नहीं करो, ऑफ मोमेंटम is directly proportional to applied unbalanced force, is to applied unbalanced force। इसका मतलब भाभी समझो, तुमको अलग से 1-2 दिन पढ़ाएंगे, संडे को बैठाने में तक तुम्हारे सारे डाउट क्लियर, ठीक है। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये छुट्टी होगी तो बुला लेंगे। इस चीज को समझो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यही है। वो कह रहा ये ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा होगा। तुमने क्या ये बात कभी पढ़ी है कि इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू मास, ऐसा पढ़ा है? पढ़ा है ना? मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया ज्यादा होगा। प्रोपोर्शनल में क्या चीज होती बताओ, एक चीज बढ़ती तो दूसरी भी बढ़ती है। भारी चीज होगी तो इनर्शिया ज्यादा होता है कि नहीं होता? Yes, sir. उसी तरीके से अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज्यादा था तो क्या लक्षिता ने फोर्स ज्यादा लगाया, इसका मतलब है कि लक्षिता ने ज्यादा फोर्स लगाया। Yes. उसने 1 सेकंड में बहुत सारा मोमेंटम चेंज किया, अदिति कम कर पाई, इसका मतलब अदिति ने कम फोर्स लगाया और लक्षिता ने ज्यादा लगाया। समझ में आ गई बात नहीं? फिर से इस चीज को रिपीट करो जरा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू, वो फोर्स बैलेंस भी नहीं होना चाहिए, अनबैलेंस, नॉन जीरो। अगर जीरो होगा तो बताओ वो क्या कुछ चेंज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। बैलेंस फोर्स कितना होता है? जीरो होता है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल है? समझो इस चीज को। न्यूटन ने क्या कहा वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दैट इज पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन टी। समझो इसका इस चीज को, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट, इसको प्रोपोर्शनल कहते हैं, यानी ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। फोर्स मत बोलो, एक होता है बैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स में क्या ये जीरो होता है? So ये small f है। भैया हाँ कैपिटल। अगर तुम बैलेंस फोर्स लगाओगी तब तो चेंज ही नहीं कर पाओगी मोमेंटम को, तो क्या बोलोगी बताओ? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड, बोलो, अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड। पढ़ो ये चीज लिखी है। अच्छा ये बात बताओ सर, सुनो इस चीज को, सर वो f net is equal to 0 कैमरा में नहीं आ रहा है। उसको थोड़ा घुमा दो, पूरा कर लो जरा सा, घुमा आ जाएगा। सही है। अब देखो सुनो,
एंड जो ये किसके ऊपर बोलो, रेट ऑफ चेंज अप्लाइड एंड, और ये चेंज इन मोमेंटम किस डायरेक्शन में होता है, एंड इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जिधर तुमने फोर्स लगाया क्या मोमेंटम उधर ही चेंज हुआ, तुम्हारा फोर्स भी राइट में था और मोमेंटम का जो चेंज है क्या वो भी पॉजिटिव आया, पॉजिटिव मतलब भी राइट में चेंज हुआ होगा। तुम उधर फोर्स लगाओगे तो मोमेंटम भी उधर ही चेंज होगा। देखो एक बार बोलेंगे निष्ठा से बुलवाएंगे फिर तुमसे किया, सुनो इस चीज को। सर वो अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स को नहीं मतलब इसका मतलब है जो तुम अप्लाई कर रही हो वो जीरो नहीं है, अनबैलेंस है। अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, नॉन जीरो फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या होता है, जीरो फोर्स। तो अनबैलेंस क्या है, ये कैसा फोर्स है बोलो, बैलेंस फोर्स। ये बैलेंस फोर्स है और अगर एफ नेट इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, कुछ वैल्यू इसकी रह जाती है तो ये अनबैलेंस है, तो तुमको अनबैलेंस फोर्स लगाना। समझ आ गई। सबसे पहले हम इनसे भी पहले शानवी से पूछ लेते हैं क्योंकि वो बार बार घड़ी तो देखते हैं कितना वो अटेंशन पे कर पा रही। हाँ सेकंड नंबर जरा इधर में देखना। ठीक है, तो 10 मिनट अभी और घड़ी देखो आराम से। अभी जाना क्या, जल्दी रहती rate of change of momentum is directly proportional to applied unbalanced force एंड इट टेक्स प्लेस and it takes place इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। देखो ये चीज थोड़ी सी एंड इट टेक्स प्लेस, जो पुरानी बुक है उसमें ये लिखा है और 12th की बुक में भी यही लिखा है, ये ज़्यादा क्लियर है क्योंकि समझ में भी आना चाहिए ना। तो बताओ चेंज इन मोमेंटम किस दिशा में हुआ, जिधर फोर्स लगाया उधर ही मोमेंटम चेंज हुआ। समझ आया। दो सेंटेंस को ज़्यादा नहीं मिलाना है, कॉम्प्लेक्स ना करके सिंपल बना देते हैं। क्या लिखोगे बोलो, एंड इट टेक्स प्लेस, चेंज इन मोमेंटम किधर हुआ, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अब सृष्टि बोलो। एक बार और बोलो, माँ से बोलो। तुम बताती ही नहीं है कुछ। the rate of change of momentum is directly proportional to the balanced force in the direction हाँ बोलो आदित्य। The rate of change of momentum is directly proportional to the applied unbalanced force when it takes place in the direction of force. अप्लाइड फोर्स, ठीक है बताइए। पूरा सेंटेंस की फ्रेमिंग नहीं सही तो मतलब ये लिखो बोलो। अप्लाइड है चैलेंज को बोला, रेल लगा रहे हैं, 2 मिनट अभी करके तो दिखाया। बहुत अच्छी बता। देखो संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। आप हिंदी बोलते हो तो बोलो। स्टार्टिंग कार्य संवेग परिवर्तन दैट इज द चेंज इन मोमेंटम, ये किसके अनुक्रमानुपाती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। उन्होंने एक्सटर्नल भी बोल दिया, कितनी छोटी छोटी बातों को लोग अकाउंट कर रहे हैं। देखो ये भी कितना अच्छा समझ में बोली कि हम लोग तो सर हिंदी भाषी हैं, सर इंग्लिश में क्यों पढ़ा रहे हैं। हाँ ना, बहुत क्लियर है इन बातों को लेकर। सामान्य पद हैं? सामान्य पद की अब ये देखो, अब इसका डिरेक्शन देखो, इंग्लिश का समझ में आ गया ना, हिंदी में क्या था। हाँ सर अगर हम फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। देखो अगर मान लीजिए कि फोर्स कॉज है
और चेंज इन मोमेंटम उसका इफेक्ट है। फोर्स पहले कॉज होता है तब इफेक्ट है। तुम लोगों ने पिछले चैप्टर में सिर्फ इफेक्ट पढ़ा था, मोशन, और इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हो? कॉज विद इफेक्ट। जब कॉज विद इफेक्ट होता है तो मैकेनिक्स कह रहा था, यानी फोर्स को भी पढ़ना और साथ में उसके इफेक्ट को भी पढ़ना। तुम इस समय फिजिक्स की कौन सी ब्रांच पढ़ रहे हो? मैकेनिक्स। दोनों चीजें पढ़ रहे हो। बोलो, बात समझ आ गई? अब हम लोग इसका डिडक्शन देखें, फिर लोगों के डाउट्स क्लियर करें। तो इसमें इसका प्रूफ देखिए, ये समझ में आ गया? तो अगर कोई चीज प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है? मान लीजिए कि ये देखो सर्कल है, तो क्या सी प्रोपोर्शनल है रेडियस के? रेडियस बढ़ेगा तो सरकमफ्रेंस भी बढ़ेगा क्या? इस प्रोपोर्शनलिटी को 2 पाई एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब समझ आई? यानी क्या कह सकते हो? सरकमफ्रेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, हाउएवर दिस इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। यहाँ पर भी ऐसा ही न्यूटन ने किया। इस चीज को इन्होंने क्या किया बताइए? ये तो प्रोपोर्शनल बोल दिया। अब देखिए प्रूफ, लेट m mass is moving, m mass is moving with, इनिशियली किससे मूव कर रहा है? मूविंग विद u मीटर पर सेकंड, एंड व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, force is applied, then after t second क्या हुआ बोलो? after t second ऐसे ही तो कुछ यहाँ भी हुआ था। its speed changes, इसकी स्पीड कितनी चेंज हुई? 2v मीटर पर सेकंड। ऐसे देखो, एक m मास है और वो किस तरीके से चला, और बोलो अगर t सेकंड के बाद अगर इस पर कुछ तुमने फोर्स लगाया तो क्या इसकी स्पीड बदल जाएगी? बदल जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कितनी बढ़ गई? v मीटर पर सेकंड हो गई। इतनी बात समझ आई? फिर प्रूफ किस चीज़ के लिए? प्रूफ इसी चीज के लिए, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सर तो आप ये कल पूछेंगे कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन का प्रूफ क्या है? अभी हम बताने बिल्कुल दिखाएंगे, थोड़ा सा रुको, 1 मिनट बाद पता चलेगा किसका। ठीक है, F इज इक्वल टू ma का है। चलो, तो जो आपने अभी बताया तो वो डेरिवेशन वही है, डेरिवेशन ही प्रूव है। ओके, अब मुझे बताइए कि एस पर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताओ। न्यूटन सेकंड लॉ, एफ किसके प्रोपोर्शनल है? चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या लिखोगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन मोमेंटम अपॉन टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यही तो होता है। फिर से लिखो, जब प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनल हटा के मैंने k लिख दिया है। अभी तुमको यहाँ सिखाया कि नहीं कि जैसे सरकमफ्रेंस बढ़े के रेडियस के प्रोपोर्शनल है, तो उसी की जगह इसको ma नहीं लिख सकते तो? देखा? प्रोपोर्शनल यानी उस रेट से चेंज हो। सर ma भी तो लिख सकते तो? जो भी लिखना लिख देना। अभी मैं ये लिख रहा हूँ, आप अपने मन से कुछ भी लिखना। जो उन्होंने लिखा न्यूटन ने हमने लिखा। अब चेंज इन मोमेंटम को क्या कहोगे? p फाइनल, p स्मॉल लिखना, और p इनिशियल अपॉन टाइम, तो t सही है। चेंज इन मोमेंटम समझ में आया रोहन? देखो, चेंज इन मोमेंटम हमेशा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियली तो करोगे, इनिशियल माइनस फाइनल तो नहीं करोगे ना। वही लिखा है, और टाइम भी लिख दिया, सबके सिंबल लिखे, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की जगह क्या लिखा है? सही है। अच्छा, अब मोमेंटम सोचो क्या होता है? क्या इजी अभी आप ही ने बताया था, इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो क्या लिखोगे बोलो? फाइनल को क्या लिखोगे? mv माइनस और mu इनिशियल को क्या लिखोगे? mu mu। वहाँ देखो, यही इनिशियल है, फाइनल, ठीक। और अपॉन टी, m को कॉमन ले लो, v माइनस तो u बाई इसमें अगर m बाहर निकाल दिया तो अंदर क्या बचा? v माइनस यू अपॉन। सर ये k की वैल्यू क्या होगी? अभी बता रहे हैं। ये बताओ, ये a है, ये जानते हो? सर क्योंकि न्यूटन ने डिराइव किया, उससे पहले फिजिक्स नाम मात्र की थी ही नहीं, फॉर द नेम शेक। तो उन्होंने कहा जब हम ही बता रहे हैं तो उन्होंने कहा भी k को 1 ले लो। फोर्स भी वही डिसाइड कर रहे थे, सब कुछ एक्सेलरेशन भी वही डिसाइड कर रहे थे। उन्होंने कहा लेट अस टेक k इज इक्वल टू 1, उन्होंने ले लिया। नाउ टेकिंग
k इज इक्वल टू 1, तो F क्या हो गया बोलो? MA मास इनटू एक्सीलरेशन। तो फोर्स, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज फोर्स, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड, और ये क्या चीज है? सर इट इज मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। वो उसकी कैसी है? स्टेटमेंट फॉर्म है। अगर तुमको ना आए, अब कोई बोले सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताओ, तो बोले ना F इज इक्वल टू m बोल के निकल जाना। अब तुम्हारे पूरे नंबर, हम लोग नहीं बोल पा रहे, इतना कठिन कोई बोल पाएगा भला? तो सरल सा बोल के निकल जाना। F इज इक्वल्स टू ma। इट इज सो सिंपलिस्टिक, लेकिन इसने बड़े बड़े सैटेलाइट लॉन्च करवा दिए, हर एक चीज़ में मदद की। ये साइंटिस्ट की मदद के लिए सबसे बड़ा की फैक्टर है। ये इतना बड़ा नियम है कि ये बहुत बड़े बड़े काम करता है, उससे न जाने कितने डेरिवेशन हुए। तो दैट इज, ये क्या है? इट इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये क्या है? मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकंड। सर एक बार वो के वाला बताया सर, के आया नहीं। सर अगर k को 1 लेकर करेंगे तो फिर F इक्वल्स टू pf माइनस pi अपॉन t हो सकता है। हो सकता है, उन्होंने कहा इसके प्रोपोर्शनल है, लेकिन प्रोपोर्शनल के लिए और कोई साइंटिस्ट होता के को 2 ले लेता 3। उन्होंने कहा जब मेरे नाम से इसकी यूनिट न्यूटन पढ़ने वाली है, तो जो आंसर आएगा के को रखने पे, वो तो एक वैल्यू है। तुम्हारी मर्जी, तुम इतने को 1 किलो मान लो या इतने को 1 किलो मान लो। जब पहली बार किलो माना गया तो 4 साइंटिस्ट बैठे, बोले हम लोग का कमजोर हाथ है, इतनी कोई मानो, नहीं तो इतना मानेंगे तो रोज उठाएगा कौन? साइंटिस्ट से तो डिसाइड करते हैं, तो इन्हीं को फोर्स डिसाइड करना था। उन्होंने बोला जो आएगा इतने कोई 1 मान लो, उन्होंने सिंपल मान लिया। सर के कांस्टेंट तो के हमेशा बनी रहेगा। के हर एक चीज में अलग अलग रहेगा। मान लीजिए जैसे अब इस समय तुम कुछ के की वैल्यू बनाओगे तो तुम देखोगे भाई कितना मास है, सब रख रख के बनाओगे, लेकिन उस समय मास भी वही डिसाइड कर रहे थे कि 1 किलो कितना होगा, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड कितनी होगी, मीटर कितना होगा, तो उन्होंने के को 1 रख दिया। तो उससे क्या हुआ कि जो जो जैसे जैसे उन्होंने डिसाइड किया, आज हम लोग उसे मान रहे हैं। तो सब चीज़ शुरू में तो माननी पड़ती है ना कि 1 सेकंड कितना होगा। तो जो उन्होंने माना के को 2 रखने के बाद जो आता, तो तब वो फोर्स होता, लेकिन 1 रख दिया सिंपल रखने के। समझ में आई बात कि नहीं? इट इज प्रोपोर्शनल। ओके सर वहाँ पे 2 पाई कैसे? क्या क्या चीज? 2 पाई जब कोई चीज प्रोपोर्शनल होती है तो इन्होंने देखा कि सर टाइम सुनो, रेडियस 1 मीटर लिया, तो 1 मीटर लेने के बाद इन्होंने देखा ये 6.28 आ रहा है, तो इन्होंने देखा कि ये तो 2.314 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो ये वैल्यू आई है कांस्टेंट की, वो कितनी आ गई? 1 लेने के बाद कितनी आई बताओ? तो जब इन्होंने 2 पाई की वैल्यू निकाली तो C/R रख के देखा तो 6.28/1, तो ये आ गई, तो रख दी। जब रखोगे तो जो डिस्टेंस आएगी मेजर करोगे वही तो कांस्टेंट रखोगे। समझ में आ गई बात कि नहीं? सर या फिर हम तो ये चीज़ निकालने के लिए किलोमीटर के अंदर रेडियस निकाला था। रेडियस निकाला था। अभी आप लोगों को ये इसको डिडक्शन करना है जाने से। सो स्टेट दिस लॉ, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड रिड्यूस प्रूफ। सर ये लेट वाला ये लिखना एक है पूरा। कांस्टेंट है। जब कोई चीज प्रोपोर्शनल होती है तो मैंने क्या बताया, उसकी जगह के रखोगे। अभी जब के की वैल्यू निकालो, देखो इसको देखो, C इज इक्वल टू के आर, चेक करो इधर देखो शायद, C इज इक्वल टू क्या लिखा, तो बोलो के क्या हुआ, C/R। अब C देखा 6.28, 6C क्या है बोलो, और R कितना रखा था 1, ऐसा रखोगे तो यही आता है कि नहीं C? तो बोलो के की वैल्यू कितनी आ गई, 6.28 आई कि नहीं? तो यही तो 2 पाई होता है। तो जब इनिशियली तुम रेडियस रखोगे 1, तो बोलो सरकमफ्रेंस उसका 6.5 गुना आता है, तो उसी से 2 पाई आ गया, वही तो के की वैल्यू है, तो उन्होंने 2 पाई रखा। समझ में आ गया? चलो सर बुक के अंदर जो डेफिनेशन लिखी है सेकंड लॉ की, वो भी लिख सकते हैं? तुरंत बंद करके कुछ स्टार्ट कर देना, 3 मिनट का ही समय है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड डिडक्शन। क्या? सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड डिडक्शन ऑफ सेकंड लॉ।